कल आप लोगों के साथ अध्ययन करते समय आपके कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में जो अध्याय 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिस पर चर्चा हुई थी। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पर चर्चा करते समय एक सत्ता के वर्चस्व यानी अमेरिकी वर्चस्व इसके पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े और उसके अंत में ये चर्चा हुई थी कि वर्चस्व किसी का हमेशा नहीं रहता है, किसी का रहा है ना किसी का रहेगा, है कि नहीं? तो उस पर हमने चर्चा भी किया था कि वर्चस्व का जो संक्षिप्त थोड़ा इतिहास हमने बताया था 1660 से लेकर के और 1910 तक के बीच में जो 2-3 काल था उस पर चर्चा भी किया था। और लास्ट में हो गया था कि आने वाले समय में जब किसी का वर्चस्व नहीं है तो किसी का नहीं रह सकता कि कुछ संगठन तैयार हों देशों के और वो अपने विकास के लिए दृढ़ संकल्प हों और एक वर्चस्व वाली सत्ता को चुनौती दें, जिस पर भारत और चीन, केवल भारत चीन, किताब कह रही कि रूस ना, केवल भारत चीन आपसी मतभेद भुला करके एक साथ मिल करके अभी काम शुरू करते हैं तो अमेरिका वैसे ख़त्म हो जाएगा, सारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इस पर चर्चा हुआ था। और आप देखे होंगे कि 91 के बाद 1991 के बाद तमाम स्वतंत्र देशों ने मिलकर के अनेक असैनिक संगठन बनाए थे, जिसे क्षेत्रीय संगठन का नाम दिया गया था, जिसमें हमने यूरोपीय संघ पे चर्चा किया था, थोड़ा सा पूर्ण रूप से नहीं किया था। दक्षिण एशिया के जो आसियान है उस पर चर्चा किया था। अफ्रीकी एकता संगठन है उस पर थोड़ा सा चर्चा किया था, विस्तार से इस पर चर्चा होगी आज। और क्षेत्रीय संगठन बनाने के जो उद्देश्य थे उस पर चर्चा हुई और मुख्य उद्देश्य यही था कि उन देशों की स्वतंत्रता बनी रहे, शांति रहे उन देशों में और उनका आर्थिक विकास हो। मुख्य उद्देश्य यही है, ये दिमाग में रखना। क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य बार बार आता है बोर्ड परीक्षा में, तो ये 3 दिमाग में रहेगा तो 3 लाइन तो ऐसे लिख दोगे, 3 का हेडिंग दे करके लिखा दोगे, ठीक है जी सर। आज जो क्षेत्रीय संगठन बनाए गए स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा, उसके बनाने का एक ही था कि उनके देश में शांति रहे, ठीक, उनकी स्वतंत्रता कायम रहे और आर्थिक विकास करते हैं, ठीक। आज जो चर्चा का विषय है वो है क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर भौगोलिक निकटता का प्रभाव, और इस पर हमने कल भी चर्चा आपसे किया था थोड़ा सा, जिसमें यूरोपीय संघ के बारे में हमने बताया था कि पहले यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के साथ। लेकिन जब यूरोपीय संघ का गठन हो गया तो एक हो गया, क्योंकि दोनों की भौगोलिक स्थिति एक, मुद्रा भी एक कर लिया और सभी देशों ने मिलकर अपनी मुद्रा कर ली। तो जहाँ वर्चस्व था डॉलर का यूरोप में, आधे यूरोप में, और एक तरफ रूबल का थोड़ा बहुत प्रभाव था, तो वहाँ तो फिर इन्होंने, इन राष्ट्रों ने मिलकर के एक नए मुद्रा का नाम दिया जिसे यूरो कहा जाता है। तो कुछ तो वर्चस्व कम हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह आपका जो आसियान है, दक्षिणी एशिया का संगठन, देशों का संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का संगठन, जिसे हम दक्षेश या सार्क के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? और अफ्रीका के जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए, उन्होंने अफ्रीका के अपने विकास के लिए कई देशों ने मिलकर के अपना संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन बना लिया। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो आपके चर्चा का केंद्र बिंदु है, आपके अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ।
जवाहर शनि महाराज, हाँ थोड़ा कृपा रहे इधर। 1947 ईस्वी में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया, क्योंकि आधा यूरोप उनके पास था समर्थन और आधा रूस की तरफ। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत यूरोप उत्थान समिति गठित किया कि ताकि जो रूस की तरफ यूरोप के अन्य देश हैं वो भी हमारी तरफ आ जाए। ठीक, और उसका उद्देश्य यह बताया गया कि यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन में उन्हें भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया। पुनर्गठन के इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु पूर्व सोवियत संघ को भी आमंत्रित किया जाता था, लेकिन रूस और दूसरे कम्युनिस्ट देशों ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद की चाल बताकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि ये सही बात है, रूस समझ रहा था कि अमेरिका अपना साम्राज्यवाद इसी बहाने फैलाना चाह रहा है। तो इस तरह रूस, जो पूर्व सोवियत संघ रूस था, वो इससे दूरी बना लिया। तो हुआ क्या कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन फिर 1948 में बना। पश्चिमी यूरोप के देशों को मार्शल योजना के तहत, उसका नाम दिया गया मार्शल योजना, क्योंकि जो उसके विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल, तो संस्थापक तो वही थे, तो उन्हीं के नाम पर मार्शल योजना उसका नाम दिया गया। और इसके लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OEEC की स्थापना की गई, और इसके अंतर्गत लगभग 5 वर्षों के दौरान, अच्छा 48 से 5 वर्ष 1955 हो जाएगा ना, कितना होगा? अच्छा 48 से कितना हो जाएगा 5 वर्ष? 48, 49, 50, 51, 52 है। 48 से ही शुरुआत हो गया है ना, 48 से ख़त्म होने थोड़ा हुआ है। अमेरिका ने यूरोप को करीब $17 मिलियन की मदद की, 17 मिलियन, और परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देश आर्थिक गिरावट और कम्युनिस्टों की गिरफ्त में आने से बच गए। दूसरी ओर अमेरिका पाश्चात्य यूरोप का सर्वमान्य नेता बन गया। इसके बाद फिर एक यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। यूरोप के 10 देशों ने मिलकर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया। बाद में यूरोप के कई दूसरे देश भी इस संगठन में शामिल हुए, और यूरोपीय परिषद का प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावना को जागृत करना था। और इस परिषद से संबद्ध देशों ने यह अनुभव किया कि इनके बीच राजनैतिक सहयोग बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी विकास की जो चाबी है वो है राजनीति। अगर राजनीतिक स्थिति सही है तो सारी स्थिति सही होती चली जाएगी। तो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की इस इच्छा ने 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन का रास्ता निर्धारित किया। तो हुआ क्या कि 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। आरंभ में इस संधि को 6 देशों ने स्वीकार किया,
किंतु बाद में 4 और देश आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए। 1986 तक 12 देश आर्थिक समुदाय में अथवा यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बन चुके थे। सदस्य राष्ट्रों के बीच साझा व्यापार स्थापित करने के लिए यह तय किया गया कि धीरे धीरे आयात और निर्यात कर व वीजा आदि से बंधन हटाने की कोशिश करेंगे और इससे इनके बीच वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी का बेरोक आना जाना संभव हो सका। तो यह संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न समितियों के माध्यम से करता था, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक समिति, व्यापार और विकास। इसके बाद फिर एक यूरोपीय संसद का गठन हो गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को राजनैतिक स्वरूप दिलाने में मुख्य भूमिका यूरोपीय संसद की रही। इस संसद के लिए डेलीगेट माने जो प्रतिनिधि, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि जो होते हैं, का चुनाव सदस्य राष्ट्रों की संसदें करती थी और धीरे धीरे यूरोपीय संसद की शक्तियाँ बढ़ती गई और 1970 के लक्ज़मबर्ग संधि के द्वारा यूरोपीय संधि को यह अधिकार मिल गया कि वह जो सदस्य देश हैं को यह निर्देश दे सके कि वे अपने आर्थिक बजट किस प्रकार बनाएं। ठीक, इसके बाद फिर 1993 में आते आते यूरोपीय संघ बन गया। देखिए विकास, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है। पहले क्या हुआ? यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम 47 में, 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन और 49 में परिषद, 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और फिर आते आते आपका यूरोपीय संसद हो गया 70 तक। ठीक है, इसके बाद फिर 1993 आते आते यूरोपीय संघ का ढांचा तैयार हो गया। अब यूरोप में 1957 से लेके 1952 के बीच 92, अरे कुछ बोलो ना। जब हम 57 बोल रहे हैं तो 52 बोल रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कैसे 57 के बाद 52 कैसे आ जाएगा, है कि नहीं भाई? हम चाहते हैं कि प्रतिक्रिया होनी चाहिए, प्रतिक्रिया दे नहीं रहे हो तुम लोग। तो यूरोप में 1957 से लेकर 1992 के बीच अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण यूरोपीय समुदाय का स्वरूप बदल गया और इसने यूरोप संघ का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस संबंध में 1992 की मजिस्ट्रेट संघ मजिस्ट्रेट नहीं है, मजिस्ट्रट संघ, MAASTRICHT संघ मील का पत्थर माना जाने लगा। यह संधि 1 नवंबर 1993 को लागू की गई और इस दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया। तो जो अभी आपको हमने बताया है कि maastricht संधि में जो कुछ प्रमुख बातें थीं, जिस बातों पर विशेष बल दिया गया वो ये था कि एक नंबर जो है वो कि सदस्य देशों की साझेदारी विदेश और सुरक्षा नीति होगी। किसमें साझेदारी होगी? विदेश और सुरक्षा नीति। दूसरा कि आप्रवासन के क्षेत्र में नशीले पदार्थों व अपराधों की रोकथाम के लिए एक दूसरे से सहयोग करेंगे। ठीक, भाई मान लीजिए एक देश के लोग जब वीजा और इस सब में छूट रहेगा तो दूसरे देश में जाए और वो कहे कि अपने देश में जैसे हम नशा और ये सब करते तो वैसे करेंगे, तो इससे तो स्थिति बिगड़ सकती है ना। इस नाते इस पर
सीधे सीधे रोकथाम के लिए सहयोग करने की बात की गई। और तीसरा जो इसमें सबसे मजबूत था वो ये था कि यूरोप के लिए एक साझी संसद, एक केंद्रीय बैंक, एक साझी मुद्रा, ठीक। और आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के दृष्टि से यूरोपीय संघ एक सर्वाधिक सफल क्षेत्रीय संगठन आज के समय में है। तो आप देखेंगे कि 57 से 93 तक आते आते यूरोपीय संघ का किस तरह से बदलाव हुआ और आपसी विश्वास भी कितना बढ़ा। 1995 तक यूरोपीय संघ में कुल 15 राज्य शामिल हो चुके थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें कई वे देश भी शामिल हो गए जो किसी समय कम्युनिस्ट खेमे में हुआ करते थे, जैसे इस्टोनिया, हंगरी, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, ऐसे तमाम थे। तो ये देश 15 सितंबर 2004 को यूरोपीय संघ के सदस्य बने। इस प्रकार 2004 में इसकी सदस्य संख्या 25 हो गई और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। तो फलस्वरूप इस संगठन के सदस्यों की संख्या 27 हो गई। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया भी यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया। तो इस प्रकार सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 28। तो ये है यूरोपीय संघ का क्रमवार विकास और वर्तमान समय में इसका ढांचा का स्थिति, ठीक। अब है यूरोपीय संघ में जैसा कि चर्चा भी किया गया है कि जिन जिन मुद्दों पर बल दिया गया था कि जिससे आपसी विश्वास और सहमति बनी रहे, तो जो रोकथाम अपराधों के लिए सहयोग की बात थी, सदस्य देशों की विदेश और सुरक्षा नीति में साझेदारी होगी, वो तो अलग था। जो इसका ढांचा था वो था कि यूरोप के लिए एक साझी संसद, एक केंद्रीय बैंक और एक साझी मुद्रा होगी, ठीक। तो साझी मुद्रा आप समझ रहे हो। अब जा करके जो हम अध्ययन करेंगे, जब यूरोपीय ढांचा तैयार हो गया हमारे, चाहे वो दिमाग में और चाहे किताब में, तो यूरोपीय संघ के अंग पर हम चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के अंग, तो अंग इतने हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो आपके सिलेबस में है प्रमुख अंग, उन प्रमुख अंगों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के लिए एक साझा संविधान हो, मतलब अंग में क्या आ गया? एक संविधान भी आ गया। इसके बाद यह कोशिश तो विफल हो गई, ठीक, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी सदस्य राष्ट्र साझा संविधान की संतुष्टि करें। तो मई 2005 में फ्रांस के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया। फिर हुआ क्या कि यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, जयप्रकाश, गीत और अपनी मुद्रा, जिसे यूरोपीय केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है। तो संविधान तो नहीं हुआ, लेकिन यूरोपीय संघ का झंडा है, और झंडा ही प्रतीक होता है एकता का। अपना गीत और अपनी मुद्रा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? और राष्ट्रगान कितने लोगों को याद है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, बैठ जाओ। तो ये सब निर्धारित किया गया। तो आप अब देखेंगे कि यूरोपीय संघ के कई प्रधान अंगों और संस्थाओं के माध्यम से काम शुरू हो गया। फिर भी इसके जो प्रमुख अंग हैं उसको हम बता देते हैं आपको। इसके प्रमुख अंगों में से नंबर 1 है यूरोपीय आयोग,
यूरोपीय मंत्री परिषद, यूरोपीय संसद जिसके सदस्य 5 वर्षों के लिए सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक समिति, 5वां है न्यायिक अदालत यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो यूरोपीय संघ के कानूनों की व्याख्या करती है और सदस्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाती है। ठीक है, तो ये आपके 4-5 अंग हैं, 5 अंग हैं। ठीक, बात आ रही समझ में ना लोगों से? इसके बाद है, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि किसी की एकता का प्रतीक होता है झंडा। जैसे हमारे यहाँ का झंडा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? क्या है? तिरंगा। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, और गाते भी हैं कि इसकी शान न जाने पाए चाहे जान ले चले जाए। तो यूरोपीय संघ का भी एक झंडा है, और इस झंडा के बारे में आपसे बता दें कि यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के, किस रंग के? सोने के रंग के। सोने के मतलब जो सो जाते हैं, गोल्ड। तो सोने के रंग के 12 सितारों के एक चक्र से सजा हुआ है, और यह चक्र या घेरा इस बात का प्रतीक है कि यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र पूर्ण एकता और तालमेल में काम करते हैं। हमने पहले कहा था ना, जैसे हमारे यहाँ 24 तीलियाँ हैं चक्र में। तो यूरोप की एक पुरानी परंपरा के अनुसार 12 की संख्या पूर्णता, श्रेष्ठता और एकता का प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से 12 वहाँ किया गया है। इसके बाद आपका है यूरोपीय संघ का उद्देश्य। अब तक हमने आपको बताया था क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य। तो जो क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य होते हैं, वही यूरोपीय संघ के भी उद्देश्य होंगे। फिर भी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो यूरोपीय संघ के उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है कि आर्थिक एकीकरण, मतलब कि वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के आना जाना, एक उद्देश्य। दूसरा कि सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इसके उद्योग धंधों का विकास, ठीक, सब मिलके करेंगे। तीसरा है कि साझी विदेश और सुरक्षा नीति, जो हमने शुरू में बताया था आपको। और चौथा है, दूसरा हुआ हो अभी ना, तीसरा आपका है, तीसरा तो हो गया, चौथा है साझी मुद्रा। और वो साझी मुद्रा एक यूरोपीय संघ का केंद्रीय बैंक है, जिसके माध्यम से यूरोप में आर्थिक एवं मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना रहेगा, ये उद्देश्य है। 5वां है अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच के अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों को मदद पहुंचाना। तथा 6वां है कि पर्यावरण में सुधार के लिए जंगलात, नदियां और वन्यजीवों की रक्षा करना, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आपने आज जो पढ़ लिया यूरोपीय क्षेत्रीय संगठनों में यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के स्थापना की बुनियादी शुरुआत जहाँ से होता है, यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम समिति कार्यक्रम, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद, यूरोप आर्थिक समुदाय, यूरोपीय संसद और जाकर के फिर यूरोपीय संघ। ये आपने जाना। यूरोपीय संघ के प्रमुख जो अंग हैं उस पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के जो झंडे हैं उस पर चर्चा हुई।
और यूरोपीय संघ का जो उद्देश्य है, इस पर चर्चा हुई। तो हमको लगता है आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कि यूरोपीय संघ ने मानवाधिकार रक्षा के लिए कई मौक़ों पर कठोर कार्रवाई भी की है। जैसे नाइजीरिया में मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वालों को मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसलिए 1995 में यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों ने नाइजीरिया के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए थे, ठीक है। आज इतना ही। इसके बाद कल देखते हैं चर्चा का जो विषय रहेगा या चर्चा किया जाएगा, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ का प्रभाव, ठीक। तो प्रभाव वही आर्थिक राजनीतिक जो भी रहेगा। आज इतना ही, ठीक है। ये लो बंद करो।